नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। चुनावी दौर है और आज हर दिन हर रोज कोई ना कोई नई अपडेट आ रही है। आज की अपडेट क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तमाम जगहों पर आज राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही हैं। प्रियंका गांधी का अयोध्या दौरा शुरू हुआ है और इस बीच कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मत अपनी पार्टी के लिए हासिल किए जा सके। ये सभी पार्टियों की कोशिश है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि बीजेपी के भीतर जो मतभेद हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक खबर है, पूर्व बीजेपी नेता आईपी सिंह से जुड़ी हुई एक खबर है। सीएम योगी की नीतियों का विरोध उन्होंने किया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने गुजराती ठग कहा था। शीर्ष नेतृत्व के विरोध के चलते पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया। पार्टी ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया। पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का उन पर आरोप लगाया गया। अखिलेश की आजमगढ़ से उम्मीदवारी पर उन्होंने खुशी जाहिर की थी। अक्सर ट्वीट के जरिए वो बीजेपी का विरोध करते रहे हैं। और आईपी सिंह खुद हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि आखिर कहां पर बात गड़बड़ हुई जिसकी वजह से बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। आईपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। आखिर कहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और अभी क्या स्थिति है? देखिए, लगभग 3 दशक हो गए जब मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए अनुषांगिक संगठन विद्यार्थी परिषद से, एबीपी से जुड़ा रहा, संघ से जुड़ा रहा और अपने जीवन में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय आडवाणी जी ये ऐसे आदर्श पुरुष रहे भारतीय जनता पार्टी के कि जिनके साथ हम सब उंगली पकड़कर चले और भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां थी, जो सिद्धांत थे, उस आधार पर हम सब ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी। और कभी पैदल भी चलने का अवसर आया, कभी साइकिल से भी चले। और सिर्फ इस 4 ट्वीट के माध्यम से नहीं कहा जा सकता कि आज की जो लीडरशिप है वो ट्वीट में विश्वास करती है, लेकिन 3 दशक बीते हैं इस राजनीति में। मैं युवा था जब माननीय कल्याण सिंह ने 1997 में छात्र राजनीति से आने के बाद सीधे मुझे राज्य मंत्री स्तर का चेयरमैन बनाया गया था। और वहां से लेकर यहां तक की जो यात्रा थी, निश्चित तौर से आज डिजाइनर भाजपाई हैं और डिजाइनर भाजपाइयों के पास लग्जरी गाड़ियां हैं, उससे वो आते हैं, उनसे वो नीतियों से प्रभावित होते हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मुझे मोदी 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 कहना है। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो रीत है, वसूल है, उसे दूर दूर तक इनका वास्ता नहीं है। यही कारण है कि जब देश के प्रधानमंत्री, जो आज प्रचार मंत्री हैं, जब इन्होंने कहा कि मैं चौकीदार हूं, तो देश की जनता ने उन्हें चौकीदार नहीं चुना था। देश की जनता ने, जो देश के अंदर गरीबी थी, भूखमरी थी, जो पिछड़ापन था, उसको आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी में विश्वास जताया। और एक तरह से 3 दशक बाद 1990 के बाद भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। उसके वो नेता बने, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने को चौकीदार कहा, वो चौकीदार मुझे बिल्कुल मेरे अंदर नहीं उतर पाया, क्योंकि जो शिक्षा थी, जो काम था, उस आधार पर मैं चौकीदार नहीं बन सकता था। लेकिन जो सिद्धांत, जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की जो हमने सीखा था, नानाजी देशमुख से सीखा था, हेडगेवार से सीखा था, जो संघ के वसूल थे, इसलिए मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं चौकीदार नहीं, मैं तो वसूलदार हूं। जो नीतियां हैं उसके आधार पर मैं आपका सम्मान करता हूं, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं। लेकिन जो बातें पिछले 5 सालों में आपने कही, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के चुनाव में आप सब जगह रैलियां कर रहे हैं, आप चौकीदार बता रहे हैं। कहां गए आपके वादे? कहां गया आपका विकास? कहां गया 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर? कहां गया 100 स्मार्ट सिटीज? कहां गई बुलेट ट्रेन? ये तमाम सवाल जनता आपसे पूछती है। यही कारण था कि जब उत्तर प्रदेश के विकास करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी जब लखनऊ में
एक शानदार मेट्रो का उपहार दिया। नोएडा में मेट्रो दी, गाजियाबाद में मेट्रो दी, और डीपीआर चाहे वो कानपुर का रहा हो, वाराणसी का रहा हो या आगरा, इन सभी जगह की डीपीआर सबमिट की। और उनके विजन में ये था कि आगरा से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर बलिया तक एक्सपेंडेबल 8 लेन्स बनाई जाए। उसमें एक हिस्सा जो 322 किलोमीटर का था उसे उन्होंने पूरा किया, आगरा से लेकर लखनऊ तक। आईपी सिंह साहब, दूसरी पार्टियों को लेकर के क्या रुझान है आपके, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हैं कि आप पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं हैं और उसकी नीतियों से खुश नहीं हैं, सीएम योगी की नीतियों का विरोध करने के लिए भी आपको जाना जाता है, आखिर वो कौन सी नीतियां हैं, वो कौन से तरीके हैं जो आपको पसंद नहीं आए पार्टी के? देखिए, दो वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा हुआ है। हाँ। और 2 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, उन सभी बातों को देखते हुए, या मैं सिर्फ राजधानी क्षेत्र की कुछ डेवलपमेंट की ही बात कर लूं, जैसे जैसे ही सरकार केंद्र की बनी और जो गृह मंत्री हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी राजधानी क्षेत्र लखनऊ है, और जब वो सदानंद गौड़ा जी के साथ 2014 में लखनऊ पहली बार आए, वो रेलवे मंत्री थे, तो जो मोदी जी के भाषण थे उसी आधार पर उन्होंने कहा कि जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा, शानदार मॉल्स होंगे। उसी के साथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन की भूमि पूजन किया था, उसको भी बेहतर रेलवे स्टेशन बनना था, उसकी बात भी सामने आई। आज मैं तो कहूंगा कि नेशनल वाइज एक बार चारबाग रेलवे स्टेशन और गोमती नगर जो यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर 200 मीटर की दूरी पर सिचुएटेड, आप जाके देखिए कि 5 साल की सरकार पूरी होने के बाद गृह मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी रहते हुए भी सिर्फ उसे टीन से घेर दिया गया है। न चारबाग रेलवे स्टेशन पर 5 तसला गिट्टी मोरंग बालू पड़ी, न यहां 5 ट्रक गिट्टी मोरंग बालू पड़ी, सिर्फ टीन से घेर कर छोड़ दिया गया है। तो जो विकास की बात करने वाली केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, आज उत्तर प्रदेश की जनता यही सवाल केंद्र से भी पूछती है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से भी पूछती है। जो कभी राजधानी क्षेत्र में, जो कभी अपने ऑफिस में नहीं बैठते हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं बैठते हैं तो उनके साथ उनके कैबिनेट के लोग भी नहीं बैठते हैं, न राज्य मंत्री बैठते, न उनके अफसर बैठते। यही कारण है कि 2 साल का वक्त बीत गया और एक भी काम इस राजधानी क्षेत्र में नहीं शुरू हो पाया है। तो सवाल ये खड़ा होता कि जो विकास की योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई जा रही थी उसे ठप कर दिया गया। अभी मेट्रो का जिस तरह से लखनऊ में उद्घाटन हुआ, जिस श्री अखिलेश यादव जी ने उसकी शुरुआत करी, अखिलेश जी ने जिस मेट्रो को चलाया, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर मेट्रो 2017 में योगी सरकार आने से पहले चलने लगी थी। अभी जब उसका एक्सपेंडेबल हुआ तो उन्हें निमंत्रित तक नहीं किया गया। वही आगरा एक्सप्रेसवे जो बनकर तैयार हुआ, लोक भवन जिसमें जो ऐतिहासिक शानदार बिल्डिंग लखनऊ के अंदर बनी है, जिसे पिछली सरकार ने और माननीय अखिलेश जी ने बनाया। हमारी बाएं आप ये कह रहे हैं कि सरकार जब बदली उसके बाद जो जनहित के काम हैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की गई और जो पहले की सरकारों को श्रेय दिया जाना चाहिए था वो श्रेय नहीं दिया गया इस मौजूदा सरकार के द्वारा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि लंबे वक्त तक आप बीजेपी में रहे और बीजेपी में रहते हुए उसकी नीतियों का विरोध करना ये जाहिर है कि बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है पार्टी का प्लेटफॉर्म। जब भी कोई दिक्कत होती है, जब भी कोई मतभेद होता है पार्टी के नेतृत्व से या पार्टी के किसी नेता से, तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उसे रखा जाता है। क्या आपने ये कोशिश की? और जब आपने कोशिश की इन नीतियों के खिलाफ बोलने की या इन आपत्तियों को दर्ज करवाने की, तो क्या वहां से प्रतिक्रिया आपको मिली? देखिए, एक बात हमने बातचीत शुरुआत में ही कहा कि जो सिद्धांत थे, जो नीतियां थी, मोदी जी के दिल्ली आने से पहले जब भी कोई बात होती थी तो जैसे एक नारा भी दिया गया, मोदी हैं तो मुमकिन है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही मोदी जी के दिल्ली आने से पहले, तो यह नारा होता था भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है। तो जिस तरह से मोदी और अमित शाह तक भारतीय जनता पार्टी सिमट गई,
बहुत छोटा सा उदाहरण, जिस तरह से वो उत्तर भारत को कंफ्यूज किया गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता पर जादू चलाने का काम हुआ, जिस तरह से देश को गुमराह करने की बात हुई। गुजरात उत्तर प्रदेश के 5वें हिस्से के बराबर है। गुजरात की आज भी जो अर्थव्यवस्था है, जो बजट है, वो 1,15,000 करोड़ का है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट देखा जाए तो बजट 5 लाख 5.5 लाख करोड़ का है। और ये बताना कि 1.25 लाख करोड़ में आपने कौन से गुजरात में विकास किए, क्या आपने उसमें अपने जो सैलरी दी होगी, क्या उसमें आपने जो कर्ज रहा होगा वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक का या एशियन डेवलपमेंट बैंक का या आईएमएफ का, उसको किस मात्रा में आपने वापस किया होगा, क्या आपने उसमें खर्चे किए होंगे, क्या आपने विकास पे लगाया और विकास का मॉडल आपने पूरे देश में बेचा। और खुली आंखों से जब हम गुजरात को देखते हैं, जब खुली आंखों से जब हम दुनिया में, जब हमने अमेरिका यात्रा दूसरी बार अभी करी, जब हम यूरोप गए, तो जो बुलेट ट्रेन चलाने की बात होती, आज की अखबारों में मैंने एक ट्रेन की नवीनीकरण को देखा। आप विश्वास करिए, मैं जर्मनी से फ्रांस की यात्रा कर रहा था आज की 4 महीने पहले। वहां बुलेट ट्रेन नहीं चलती, थैलिस इंजन है। जिस फ्रांस के साथ हम F-16 या तमाम इस तरह के हम फाइटर प्लेन्स खरीदने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से हम वो थैलिस की भी टेक्नोलॉजी ला सकते थे, जो बिना बुलेट ट्रेन के भी 320 की स्पीड से चलती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 वर्षों में न बुलेट ट्रेन आई, न सामान्य ट्रेनों की गति बढ़ाई गई, न किसी तरह का रेलवे से लेके किसी भी विभाग में देखा जाए तो कोई कार्य हुआ हो। अगर विकास देखना है, जिसका दावा माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी को लेकर बार बार करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप दावे करिए, लेकिन एक बार आप ही के साथी हैं माननीय नितिन गडकरी जी, आप जाइए। मैं तो कहता हूं काशी वासियों से एक बार नागपुर जाकर देखिए कि उन्होंने किस तरह के 5 वर्षों में डेवलपमेंट किए हैं। तो सिर्फ झूठ बोलना यही उनका सगल है। और वही काम जो सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं वो भी बता रहे हैं कि साहब हम अच्छा, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आईपी सिंह साहब कि जनता ने प्रधानमंत्री चुना था नरेंद्र मोदी को, और अगर चौकीदार वो अपने आप को कह रहे हैं और इस तरह का कैंपेन भी लॉन्च किया गया है, तो ये उस चुनाव की तौहीन है, जहां तक मुझे समझ आया जो आपने ये कहा। और बाकी जो भाजपाई हैं, बाकी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा रहे हैं। आपको ये प्रथा पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे ये बताइए कि काम करने के लिए जनता वोट देती है किसी भी पार्टी को, क्या आपको उस काम पर आपत्ति है? क्या आपको लगता है कि विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है? क्या आपको लगता है कि योजनाएं जिस तरह से लागू होनी चाहिए थी उस प्रकार से योजनाएं लागू नहीं हुई हैं? या फिर आपकी बातें चूंकि पार्टी के भीतर नहीं सुनी गई, आपको चूंकि महत्व नहीं दिया गया, इसीलिए आज आप पार्टी से बगावत कर रहे हैं? देखिए, महत्व तो देने की बात नहीं है। जो एक तरह से परिपाटी होती है, जो एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है, वो पूरी तरह ये इन 2 लोगों ने जो गुजरात से आए, इन 2 लोगों ने हाईजैक कर लिया। और संगठन मंत्रियों के नाते एक मैनेजर के रूप में जिन भी राज्यों में इनकी सरकारें बनी या जहां भी इनका दबदबा है, उन लोगों को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी उनके हाथों में एक तरह से गिरवी रख दी गई है। यही कारण है कि उनकी नीतियों का, उनके कामों का व्यक्तिगत रूप से या हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता और नेता उनसे सहमत नहीं हैं। और यही कारण है कि आज जब प्रधानमंत्री जी की रैली कल मेरठ में हो रही थी, तो वहां 5,000 लोग, जबकि 5-6 जिलों से लोगों को आमंत्रित किया गया था, बसों से, गाड़ियों से ढोया जा रहा था, उसके बाद भी जनता ने उन्हें नकार दिया। 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आगरा के अंदर आए, सभी ने देखा, सभी यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस बात को नहीं दिखाया, फिर भी 2-3 चैनलों ने हिम्मत करके फुल कैमरे के साथ दिखाया कि बमुश्किल 1000 लोग भी उनकी रैली में शामिल नहीं हुए थे। अभी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कार्यक्रम गोरखपुर में था। जो उपचुनाव गोरखपुर में मुख्यमंत्री के नाते वो हार चुके हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर में अपना लोकसभा चुनाव हारे। इन सभी लोगों के जाने के बाद आज हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1500 लोगों को भी नहीं जुटा पा रही। ये वो लक्षण बताते हैं कि जो गठबंधन है, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है। ये गठबंधन उसी तरह की चोट देने वाला है जिस तरह से 2004 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश ने अकेले रोक दिया और माननीय मुलायम सिंह जी की नीतियों को में विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने अकेले 39 सीटें उत्तर प्रदेश से जिताई और भारतीय जनता पार्टी 2004 और 9 में मात्र 8 से 9 सीटों पर सिमट गई थी। फिर से भाजपा एक बार इकाई में 2009 यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने जमीन पर अच्छा काम किया, लेकिन उन नीतियों को जिस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए था उसमें शीर्ष नेतृत्व जो है वो फेल रहा। और कई ऐसी टिप्पणियां हैं जो मैं देख रही हूं अभी आईपी सिंह साहब, और बहुत तल्ख टिप्पणियां आपने की हैं और आपने शीर्ष नेतृत्व को गुजराती ठग तक कहा, जिसके बाद ये लगा कि शायद अब पार्टी के साथ बनना मुश्किल हो गया है। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है जमीन पर, लेकिन अगर उसी कार्यकर्ता को पार्टी खुश नहीं रख पाती है तो फिर इस तरह की बगावत की घड़ियां सामने आती हैं। आपको कब ये लगा कि अब मेल खाना मुश्किल है, अब बाहर का ही रास्ता हो सकता है, या फिर आपको लगा कि अभी भी कोई गुंजाइश बनती है बातचीत की? आपको लगा कि अभी भी अगर मैं उन नीतियों के खिलाफ अपनी बात दर्ज करवा सकूं तो मेरी बात सुनी जा सकती है? किस पॉइंट पर, किस योजना पर, किस नीति पर आपको लगा कि अब बात बनना मुश्किल है? देखिए, 2014 में मोदी जी की सरकार केंद्र में बनने के बाद हम सबको बड़ी उम्मीदें थी कि 100 स्मार्ट सिटीज का जो कॉन्सेप्ट लेकर मोदी जी आए, तो चूंकि बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग हम करते रहते थे कि चीन का जो विकास है और चीन में जिस तरह से शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया, ये तमाम बातें ऐसी थी, ये लगा कि कहीं न कहीं मोदी जी जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र चीन है उसकी नीतियों को भारत में इंप्लीमेंट करेंगे और विकास की गति तेज होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। देश के अंदर 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर नहीं मिलती है, उस सेक्टर में भी काम होगा। 12 बड़े स्कैम हुए थे जिसको भारतीय जनता पार्टी 12 लाख करोड़ से लेकर 14 लाख करोड़ के घपले घोटाले का दावा करती रही है। तो एक उम्मीद थी कि मोदी जी बहुत कड़ी स्ट्राइक करेंगे भ्रष्टाचार पर। ये उम्मीद कब खो गई आपकी? लेकिन एक भी कार्रवाई 5 वर्षों में वो नहीं कर पाए। जो विकास की उम्मीद थी, जो स्मार्ट सिटी से लेकर स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और दिस एंड दैट, ये तमाम बातें जो दावे थे, चाहे केंद्र के हों चाहे 2 वर्षों के उत्तर प्रदेश सरकार के हों, तो कहीं ना कहीं बेसिक तौर पर एक रिजेंटमेंट 2014-2015 आते आते शुरू हो गया था। और जब योगी जी की सरकार बनी तो एक उम्मीद ये थी कि 15 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वापसी करी है। हाँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आप चूंकि कह रहे हैं कि ये जो नीतियां हैं वो उम्मीद के खोने के पीछे की वजह रही, क्योंकि उम्मीद तमाम थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर नीतियां सही दिशा में नहीं गई तो मुझे लगता है कि इस बात को मानने के कारण हैं अच्छे खासे कि और भी नेता रहे होंगे आपकी तरह जिनको उन नीतियों से आपत्ति होगी। क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर जिनसे आपकी बातचीत अभी हुई होगी, क्या और भी नेता ऐसे हैं जो अपनी पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट हैं, या फिर वो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही और वाजिब आपका सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत रिजेंटमेंट है और बहुत लोग अकलाहट महसूस करते हैं, और मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी नीतियों से दूर गई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल है, उसको देखते हुए बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक बार जो एक्सपोज हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह 2002 में उत्तर प्रदेश में जाने के बाद 2002
1997 से लेकर 2002 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो उसमें भ्रष्टाचार हुए थे, जो तमाम विवाद हुए, यही कारण था कि 15 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 40 सीट और लोकसभा में 8-9 सीटें जीतती रही। एक बार 15 वर्षों बाद वापसी करी है, लेकिन जो हालात हैं, सभी जगह भ्रष्टाचार है, काम ठप है, अधिकारी मस्त हैं, तो उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग जो अकलाहट महसूस करें वो सब बाहर जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर 26 मार्च 2012 को दैनिक जागरण, जो सबसे बड़ा अखबार है उत्तर प्रदेश और देश का एक बड़ा समूह है, उसने अपनी संपादकीय में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी उस दौर में पहुंच गई है जब 2012 का रिजल्ट आया था और भारतीय जनता पार्टी 42 सीटें मात्र जीत कर आई। तो उसने लिखा कि ऐसे दौर में भारतीय जनता पार्टी मुट्ठी भर नेता तो छोड़ दीजिए, अगर कार्यकर्ताओं को भी बचा लेती है तो बड़ी उपलब्धि होगी। उस दौर में पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। आईपी सिंह साहब, अब आगे का रास्ता क्या होगा आपका, क्योंकि लंबा वक्त राजनीति में आपने लगाया है और अब चूंकि आप अखिलेश यादव की उम्मीदवारी जो है आजमगढ़ से, उस पर खुशी जाहिर कर चुके हैं और उसके बाद पार्टी बीजेपी की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ी थी, क्या आगे के रास्ते में समाजवादी पार्टी शामिल होगी? देखिए, सौभाग्य की बात थी कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसने उत्तर प्रदेश को बदला है, जो अपनी भाषणों की शालीनता के नाते जाने जाते हैं, 5 से 7 साल देखा जाए तो देश की मुख्य धारा की राजनीति उन्होंने करी है। ऐसे माननीय अखिलेश यादव जी जब आजमगढ़ से उन्होंने लोकसभा चुनाव की घोषणा करी तो मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि मेरा घर भी आपका एक कार्यालय बने। उस पर उन्होंने खुशी जाहिर करी और निश्चित तौर से मैं आजमगढ़ और जहां भी आवश्यकता महसूस होगी मैं उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करूंगा और एक ऐतिहासिक विजय आजमगढ़ से मिले और पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का परचम फैले, उस तरह से मैं काम करूंगा और मैं मजबूत। तो यानी कि बहुत जल्दी अब साइकिल का दामन थाम सकते हैं, ये हम माने? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आईपी सिंह साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो अलग अलग पार्टियों में इस तरह के मतभेद सामने आ रहे हैं। आईपी सिंह साहब हमसे बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी ने भले ही निष्कासित कर दिया हो पर आगे समाजवादी पार्टी के साथ अलग राहें, नई राहें निकल सकती हैं। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।